हेलो फ्रेंड्स, हेलो मित्रों, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना जीवन निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे होंगे। तो आज हम एक नए अध्याय के साथ, एक नई पुस्तक के साथ आगाज़ करने वाले हैं। आज मेरे पास एक मेरी फेवरेट बुक है जिसका टाइटल है खुश हूँ मैं। ये बुक, इसमें शायद वर्ड्स थोड़े अपोजिट दिख रहे हैं। तो इसका आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9, उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्या बताता है ये चैप्टर नंबर 9? इसमें किस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारी जो आकांक्षाएं होती हैं, एस्पिरेशंस, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं, वो बड़ी ऊंची होती हैं, पर वहाँ तक पहुँच पाना नामुमकिन लगता है। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हमारी जो आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं बहुत ऊंची होती है, पर वहाँ तक पहुँच पाना, हमें ऐसा महसूस होता है, हमें ऐसा लगता है कि वहाँ तक पहुँच पाना नामुमकिन है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी, कम से कम एक बार गुजरते हैं जब हमें निराशा होती है। ऐसा समय कभी ना कभी जीवन में एक बार ज़रूर आता है कि हमें निराशा होती है कि अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी आकांक्षाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। कॉलेज के जो स्टार एथलीट्स एक पेशेवर टीम द्वारा अलग चुने जाने के सपने देखते हैं। कुछ जो एथलीट्स होते हैं वो सोचते हैं कि हमें एक प्रोफेशनल जो टीम है उसमें एंट्री मिल जाए, या उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए। और बहुत से युवा लोगों की दुनिया के लिए लाभकारी होने की आकांक्षा है। बहुत से लोगों की क्या होती है कि हम दुनिया को कुछ अच्छा दें, कुछ ऐसा इन्वेंट करें जिससे दुनिया लाभान्वित हो। लेकिन समय के साथ हम अक्सर इन आकांक्षाओं को कम होने देते हैं। समय के साथ साथ हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, वो धीरे धीरे हम उसे कम करना शुरू कर देते हैं। कम करना शुरू नहीं करते हुए कम होने देते हैं अपनी तरफ से ही, जब तक कि वे मूल रूप से बहुत छोटी नहीं हो जाती। जब तक वो एक छोटे लेवल पे नहीं आ जाती, तब तक हम उनको डाउन ही करते चले जाएंगे, अपनी महत्वाकांक्षाओं को। ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज के छात्र का उदाहरण लेते हैं। कोई रूरल एरिया का कोई स्टूडेंट है, उसका एग्जाम्पल ले तो हम देखते हैं कि उसने अभी अभी एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। ग्रामीण क्षेत्र के छात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में दाखिला लेना बहुत बड़ी चुनौती है। एक जो ग्रामीण होता है, रूरल एरिया का जो स्टूडेंट होता है, उसके लिए चैलेंजिंग तो होता ही है एक बड़े विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना। इसलिए वह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर एक छोटे सामान्य परिवार के किसान का बेटा, अगर एक शिक्षक या फिर किसी एक अच्छे पद पर, सम्मानजनक पद पर भी पहुंच जाता है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में काम करती है। वहीं पर अगर हम देखें तो अगर किसी ऑफिसर का लड़का ऑफिसर बन जाए, किसी पुलिस वाले का पुलिस बन जाए, शिक्षक का शिक्षक बन जाए, तो वो कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाती। तो उसी बात का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसको एक जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेना उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ओके,
ये जो स्टूडेंट होता है, ये छात्र अपनी उपलब्धि पर बहुत गर्व महसूस भी करता है और उच्च आशाओं और आकांक्षाओं के साथ अपने नए साल को संवारते हुए, जो उसका न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, उसको संवारते हुए विश्वास करता है कि उसने महानता प्राप्त करने और इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने के लिए यह मौका अर्जित किया है। वो क्या फील करता है कि ये जो मुझे चांस मिला है, मैं इससे इतिहास पर छाप छोड़ने की अटूट कोशिश करूँगा। लेकिन जब वह परिसर में जाता है, जब वो कॉलेज कैंपस में एंटर करता है, यूनिवर्सिटी कैंपस में एंटर करता है, तो जो वास्तव में उसका इंतज़ार कर रही है, जो चीज़ें उसको मिलनी हैं जाते ही, तो वो वास्तविकता है कि हज़ारों अन्य छात्र उसके जैसे हैं। वो क्या देखता है कि मेरे जैसे तो यहाँ पे और भी हज़ारों छात्र हैं। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ के हर छात्र के लिए एक महान उपलब्धि पाना या दुर्लभ प्रतिभा बन पाने की संभावना बहुत कम होगी। वहाँ पे हर छात्र के लिए एक महान उपलब्धि पाना या दुर्लभ प्रतिभा बन पाने की संभावना बहुत कम होगी, हर छात्र के लिए, क्योंकि वास्तविकता जो नज़र आती है छात्र की अपेक्षा से बहुत अधिक गंभीर और चुनौतीपूर्ण है। तो वास्तविकता उसे दिखाई देती है, वो उसकी नज़र से उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ये मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा इस विश्वविद्यालय में अच्छा स्थान पाना, क्योंकि उसके जैसे हज़ारों लोग वहाँ पर हैं। अभी तक उसने अपनी योग्यता पर सवाल नहीं उठाया था, अब तक उसे कभी अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे उसका महत्व उससे एक झपट्टे में ले लिया गया हो। हम क्या सोचते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर लाइक दैट, कि कंपटीशन में हम क्या सोचते हैं, हज़ारों बच्चे फॉर्म भरते हैं। जब ये हज़ारों बच्चों वाला की एक जो कॉन्सेप्ट है दिमाग में अगर घर कर जाता है, तो हमारी जो महत्वाकांक्षा है, जो हमने सोचा है कि हमें ये क्रैक करना है या हमें ये पाना है, तो उसे पाने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उसको गिराता जाता है। अभी तक उसने अपनी योग्यता पर सवाल नहीं उठाया था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे उसका महत्व उससे एक झपट्टे में ले लिया गया। अचानक वह साधारण और तुच्छ महसूस करता है, उसको लगता है आई एम ए जनरल कॉमन मैन, कॉमन स्टूडेंट। मैं भी जब यहाँ पर हज़ारों हैं तो मेरी क्या गिनती है। यही मूल सिद्धांत तब भी लागू होता है जब हम स्नातक के बाद अपने करियर की शुरुआत करते हैं। ये जो सिद्धांत है, ये तब भी लागू होता है जब हम ग्रेजुएशन करने के बाद अपने कैरियर की तरफ मूव करते हैं। हमें क्या लगता है कि इसमें आप बताया है राइटर ने जापान के बारे में, वहाँ पे क्या होता है, किस तरीके का कल्चर है जापान में, कि जापान में सभी नए स्नातक कर्मचारियों के लिए एकदम मूल नौकरी, जैसे नत्थीकरण मतलब ये कॉपी मशीन की रिक्ता भरना और ट्रांसलेटर वगैरह और छोटी मोटी जो जॉब होती हैं, ऑफिस के अन्य छोटे मोटे कार्यों से शुरू करना आम बात है। छोटी चीज़ से शुरू करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, जिसे अत्यधिक प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा चुना जाता है, उसे कंपनी के लिए कड़ी मेहनत करने और महान योगदान देने की आशाएं हो सकती हैं। कंपनी को क्या लगता है कि हाँ, अगर ये कड़ी मेहनत करेगा, ज़्यादा योगदान करेगा, तो ये हमारे लिए, हमारी कंपनी को आगे ज़्यादा बढ़ा सकता है। बहुत सी जापानी कंपनियां अपने कर्मचारियों को विदेश में अध्ययन का मौका भी देती हैं, लेकिन जब एक कर्मचारी अमेरिका विश्वविद्यालय से MBA करके गर्व के साथ लौटता है, हो सकता है उसे बड़ी परियोजनाओं जिनकी वो उम्मीद रखता है वो ना मिले। होता है ना ऐसा, कि हम कई बार ये सोचते हैं कि हमने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी है तो हमें बड़ी ही नौकरी मिले। हमारी सभी की सोच ही रहती है, पर कभी कभी हमें छोटे से शुरुआत करनी होती है, स्मॉल लेवल से भी शुरुआत करनी होती है। जैसे कि ये उदाहरण दर्शाते हैं, भले ही जब हम जानते हैं हमने कुछ ऐसा किया है जिससे हमें हमारी क्षमताओं को उपयोग करने का मौका मिल सकता है, वास्तव में अप्रिय वास्तविकताओं का सामना करना बहुत आम सी बात है, जो हमें हमारे आकांक्षाओं से दूर कर सकता है।
रिलेटेबल, अनरिलायबल चीज़ें एज पर टू योर एजुकेशन। एजुकेशन के हिसाब से जब हमें हमारे प्रोफेशन में कोई ऐसा पद नहीं मिलता तो हमारी आकांक्षाएं धीरे धीरे संकुचित होना शुरू कर देती हैं। हमें क्या करना चाहिए जब हमारे सपने टूट जाएं और वास्तविक जीवन हमें अपनी योग्यताओं के परीक्षण का मौका ना दे, तो हम क्या करें इन दैट कंडीशन। मैं ऐसे लक्ष्य या आकांक्षा को निर्धारित करने की सलाह देता हूँ। राइटर ने अपनी तरफ से कोई एडवाइस ऐड करी है कि जिसे आप कम से कम 3 साल पकड़ के रख सको। कोई ऐसा काम करो, ऐसा टारगेट फिक्स करो जिस पे कम से कम आप 3 साल तक काम कर सको रेगुलर। अधिकतर लोग जिसे उच्च आकांक्षा मानते हैं वास्तव में बहुत कमज़ोर होते हैं। जो मोस्ट ऑफ द पीपल जिसे अपनी उच्च आकांक्षा मानते हैं वो वास्तव में बहुत कमज़ोर हैं। इतनी नाजुक कि 1-2 महीने में ही ख़त्म हो जाए। वो जब शुरू करेंगे तो 1-2 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, या शायद ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक वो टिकेंगे। उच्च आकांक्षाएं बिल्कुल भी वास्तव आकांक्षाएं नहीं हैं, ये रियलिटी नहीं है। अगर वे नाजुक हैं, अगर आपकी आकांक्षाएं नाजुक हैं, ऐसे मामले में उन्हें सिर्फ बड़े सपने मानना चाहिए। अगर आपकी आकांक्षाएं नाजुक है, कमज़ोर हैं, तो उन्हें केवल ये समझो कि वो आपने बिग ड्रीम्स देखे हुए हैं अपने आप में। अगर आप 3 साल तक बिना हार माने इसे जारी रख सकते हैं, यह अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि होगी। कोई भी चीज़ अगर करना चाह रहे हो, लक्ष्य निर्धारित करो 3 साल का कम से कम, एज पर टू द राइटर के हिसाब से। राइटर ने बताया कि 3 साल का लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर काम करो, तो इससे आपको असाधारण उपलब्धि प्राप्त होगी। इसलिए वास्तविक आकांक्षा रखो, रियल आपकी आकांक्षाएं होनी चाहिए। फेक आकांक्षाएं मत रखो जिस पर कम से कम 3 वर्ष काम कर सको। अगर आप 3 साल तक बिना हार माने इसे जारी रख सकते हैं, यह अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि होगी। ओके, अगर 3 साल तक रख सकते हो तो। जब आप अपनी आकांक्षा को प्राप्त करते हैं तो आप अपनी उपलब्धि का उपयोग अगले सपने की ओर प्रेरित करने वाले प्रारंभिक प्रयास की तरह कर सकते हैं। अगर आप अपनी उपलब्धि का उपयोग अगले सपने, अगला जो ड्रीम है उसकी ओर प्रेरित करने वाले फर्स्ट अटेम्प्ट की तरह कर सकते हैं यूज अपनी आकांक्षा होगा। बड़े सपने रखने की सच्चाई यह है कि अधिकतर उन तक तुरंत नहीं पहुंचा जाता। जो बिग ड्रीम्स हैं उनकी रियलिटी क्या है, उनकी ट्रूथ क्या है, यही है कि अधिकतर उन तक तुरंत नहीं पहुंचा जाता। इट्स नॉट अ इजी टास्क टू get into the big dreams. Start from the very low level, not very low, just first stair, पहली सीढ़ी से, पहली डंडे से। ओके, इसके अलावा अगर अक्सर जब तक हम अपने करियर या पेशे में एक निश्चित स्थिति तक नहीं पहुंचते, हमें अपने सपनों को साकार करने का मौका नहीं मिलता। जब तक एक स्टेबल कंडीशन पे नहीं पहुंचते तब तक हमें वो अपने सपनों को साकार करने का मौका नहीं मिलता। आज मैं अपने कई सपनों को साकार करने में सक्षम हूँ, जिसका बड़ा कारण मेरा हैप्पी साइंस ग्रुप के संस्थापक और CEO के पद पर होना है। अब जो राइटर कह रहा है, राइटर क्या है? राइटर है हैप्पी साइंस ग्रुप के फाउंडर और CEO। तो इन्होंने बताया कि इस पद का क्या महत्व रहा मेरे जीवन में। इस पद की वजह से इन्होंने अपने सपनों को साकार करने में ये सक्षम रही। और उस पद तक भी कैसे पहुँचे? एक लोअर लेवल से काम करते करते, मेहनत करते करते वहाँ तक पहुँचे। मैं उनमें से कईयों को सच करने में असमर्थ था। कोई फ़र्क नहीं है कि मैंने उनके लिए कितनी दुआ मांगी, जब तक मैं इस पद पर नहीं पहुंचा था। जब आप इसके बारे में सोचते हो, हमारा पर्यावरण निरंतर बदलाव की स्थिति में है, वर्ष प्रति वर्ष, ईयर बाय ईयर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। इसका अवश्य यह मतलब है कि 3 साल बाद हम वे नहीं रहेंगे। इसका जो सिंपल मीनिंग है ये है कि 3 साल के बाद जो अब हैं हम अब हैं वो 3 साल बाद नहीं रहेंगे। ठीक है,
तो यह एक और कारण है जो मैं ऐसी आकांक्षा चुनने के महत्व पर बल देता हूँ। ये भी एक कारण है कि इस तरह की अपनी आकांक्षाएं चुनो, उनको अपने जीवन में उतारो, जिस पर आप लगातार 3 साल तक टिक सके। ऐसा कोई काम करो जिस पर 3 साल तक कोई भी रिजोल्यूशन लो या कुछ भी पढ़ाई के क्षेत्र में हो कि मुझे 3 साल तक ये करना और मैं इसे अपना संपूर्ण समर्पण के साथ इस चीज़ को करूँगा, और अब उस यात्रा को शुरू करें। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इसी चैप्टर में अगला टॉपिक है, आपकी सच्ची प्रतिभाएं आपकी रुचियों में छिपी होती है। आपके जो इंटरेस्ट है उसमें ही आपका रियल टैलेंट छिपा होता है। मेरी अगली सलाह उनके लिए है, राइटर की जो सलाह है उन लोगों के लिए है जो इस बारे में अनिश्चित हैं कि कौन सी आकांक्षाएं अपने लिए निर्धारित की जाएं, कि कौन सी आकांक्षा निर्धारित करें, कौन सी ना करें। अगर यह आप हैं तो अपने आप से प्रश्न पूछे, मेरी किस चीज़ में सबसे ज़्यादा रुचि है। अगर आपको लगता है कि आपको चेंज करना अपनी आकांक्षाओं में या मुझे ही करना है, तो मैं क्या सोचूंगा सबसे पहले कि मेरी किस चीज़ में सबसे ज़्यादा रुचि है, या मैं किस और उत्सुकता से खिंचा हुआ हूँ, सबसे ज़्यादा मेरा झुकाव किस चीज़ की तरफ है, मैं क्यूरियस किस चीज़ को जानने में हूँ सबसे ज़्यादा। हमारी असली प्रतिभाएं हमारे रुचि के क्षेत्रों में ही छिपी होती हैं। हमारा जो इंटरेस्ट होता है उसी में हमारी रियल टैलेंट, हमारा जो टैलेंट ही बोल सकते हैं इसको, वो छिपा होता है। जिस और मजबूती से हमारे दिल खींचे होते हैं, हमारा मन जो है बंधा होता है उस हमारे इंटरेस्ट से। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार हाइकिंग ट्रिप पर जाते हैं, आप आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी रुचि तैराकी में है, अगर आप हाइकिंग करने जाएंगे और आपकी रुचि है स्विमिंग में, या आपका मन है किसी चीज़ और में और आप जा रहे हो किसी और चीज़ में के लिए, तो आप वहाँ पे अपना ज़बरदस्ती उसमें अपने आप को लगा रहे हो। आपको शायद अपनी पढ़ाई से अंदर गहराई में संतुष्टि नहीं होगी, जबकि अगर आपको तैरना अच्छा लगता है, तैरने में ज़्यादा समय लगाने में आपकी प्रतिभा निखरेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई में रुचि कम है, तो अपना रुचि का ऐसा क्षेत्र ढूंढ लें। आपकी ड्राइंग में रुचि है, आपके एक सिंगल पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रुचि है। एकेडमिक्स के लिए आपको चीज़ें क्लियर करनी होती हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, पर अगर आपकी रुचि किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा है तो उस पर अपना ज़्यादा ध्यान रखें। जबकि आपकी रुचि अगर तैरने में है तो आपको तैरना अच्छा लगता है और उससे आपकी प्रतिभा निखरेगी। अगर आप उसमें ज़्यादा समय लगाओगे तो आपकी जो प्रतिभा है वो निखरेगी। रुचि होने की योग्यता भी अपने आप में प्रतिभा है। रुचि होने की जो एबिलिटी है, हर किसी के अंदर ये चीज़ होती है कि सबका एक अलग टैलेंट है, अलग इंटरेस्ट है। तो हमारे जिस चीज़ में जो हमारा टैलेंट है या फिर जो इंटरेस्ट है, उसमें अगर हम अपने आप को ज़्यादा समय देंगे तो वो आपकी प्रतिभा निखर जाएगी। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि अपनी रुचि का क्षेत्र जो आपको सच में अच्छा लगता है चुनकर और उसमें पर्याप्त समय व्यतीत करना शुरू करें। शायद यह कोई खेल खेलना, नई भाषा सीखना, नया विषय सीखना, या कोई आदत हो, या कुछ भी हो सकता है। जब तक आप उस ओर आकर्षित हैं और लगातार 3 वर्षों तक उसमें लीन रह सकते हैं, तो अपने 3 साल लगाने और कुछ हद तक आत्मविश्वास का निर्माण करने के बाद आप उस स्तर पर पहुंचोगे जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ या कम से कम अर्ध पेशेवर के करीब है। आप किस लेवल पर पहुंच जाओगे अगर 3 साल तक अपने इंटरेस्ट पे काम करोगे। जिस इंटरेस्ट में, जिस भी फील्ड में बंदे अभी प्रोफेशनली नहीं हुए हैं, आप कह सकते हो अर्ध पेशेवर हैं, आधे प्रोफेशनल, हाफ प्रोफेशनल है। अभी आप 3 साल में फुल प्रोफेशनल के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप रुचि का वह क्षेत्र जो वास्तव में आपको अच्छा लगता है उसको ही चुनकर शुरू करें। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अगला कदम अपने क्षितिज को चौड़ा करना और अपनी रुचि के क्षेत्रों का विस्तार करना। क्षितिज का मतलब क्या है? तो अपने वर्टिकल सरफेस को चौड़ा करो, वर्टिकल मतलब दायरा बढ़ाओ अपना, और अपनी रुचि के क्षेत्रों का विस्तार करो। अपना जो इंटरेस्ट है
उसको गहराई तक जानने की कोशिश करो, उसकी गहराई में जानने की कोशिश करो। मानव मन का झुकाव स्वाभाविक रूप से रुचियों की विस्तृत श्रृंखला की तलाश में है। हमारा जो मन है हमेशा किस ओर झुकाव कर रहता है उसका, कि हम अपनी रुचि को ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक जाके उसका अध्ययन करें या उसको एनालाइज करें या उसको उसमें डूबने की कोशिश करें, उसकी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा पाने की कोशिश करें। इसलिए एक बार आप एक क्षेत्र में मजबूत हो जाते हो, दूसरे क्षेत्रों में अपनी रुचियों के विस्तार के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है। अगर एक क्षेत्र में आपकी रुचि अच्छी हो जाती है तो फिर आप दूसरे क्षेत्र में भी सोचना शुरू कर सकते हैं आसानी से। इससे आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकेंगे, इससे आपकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको बढ़ा लेंगे। जो लोग किसी भी क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत हैं उन्हें कभी ना कभी अपनी प्रतिभा के उपयोग का अवसर मिलेगा। जो किसी न किसी क्षेत्र में प्रयासरत रहे निरंतर, उनको कभी ना कभी उस चीज़ का उपयोग का उसका अवसर जरूर मिलेगा और वह बदले में उनके जीवन में और तरक्की लाएगा। क्या लाएगा? और ज़्यादा तरक्की ले आएगा। अधिक सरलता से कहें तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने सपनों और आकांक्षाओं के लिए संभव रास्ते खोलना चाहते हैं तो हमें अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पहली शर्त प्रयत्न करना है। सबसे पहली जो शर्त रहती है वो है ट्राई करना, प्रयत्न करना, कोशिश करना। बेशक ऐसा समय आएगा जब हमें अपने सपनों के दरवाजे कभी खुलते नहीं दिखेंगे। इनफैक्ट ये चीज़ होती है सभी के साथ। हमें ऐसा लगता है कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं, अभी हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमें ऐसे ही लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है। इस मामले में सवाल है कि आप कितनी देर सहनशीलता के साथ दृढ़ रह सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या होता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक उस चीज़ को सहन कर सकते हैं। आपकी सहनशीलता क्या है, कितनी है, और आप कितना दृढ़ रह सकते हैं। ये बहुत कम होता है कि हमें अपने जीवन में मेहनत का फल न मिले। ये तो बहुत कम ही होता है कि मेहनत का फल न मिले। और अगर हमें अपनी मेहनत का फल भी नहीं भी मिलता है तो हमारे ज़िंदा रहने तक, हम तब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो भी मुझे यकीन है हम भावी पीढ़ियों द्वारा पहचाने जाएंगे। जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं वो हमें याद रखेंगे कि हाँ, मेहनत हुई है, या एक पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी बंदे ने इतना अपने आप को तराश लिया है कि उसने मेहनत करी है। ओके, देखो पॉइंट क्या है। सवाल है कि आप कितनी देर सहनशीलता के साथ दृढ़ रह सकते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, कि आप कितने दिन तक, कितनी देर तक सहनशील और दृढ़ रह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। उदाहरण के लिए कुछ भूतपूर्व लेखक अब पूरे विश्व में उच्च कोटि के लेखक माने जाते हैं, मगर यह पहचान उन्हें मृत्यु उपरांत ही मिली है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार मिलते हैं, बहुत से राइटर्स को मरणोपरांत पुरस्कार मिलते हैं। कुछ तो लोग ऐसे हुए जिनको मरणोपरांत उनकी रचनाओं के लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए, उनके लेख के लिए, उनको उनकी मृत्यु के बाद मरणोपरांत जाना गया। जब तक हम अपनी आत्मा को चमकाने के लिए प्रयास करते रहेंगे, आखिरकार समय आएगा जब यह प्रयास प्रकाश में लाया जाएगा। वो समय अवश्य आएगा, जरूर आएगा, कि जब आपका ये प्रयास जो है वो एक प्रकाश के रूप में प्रकाशित करेगा पूरे विश्व को, या अपने नियर बाई का जो सराउंडिंग है कम से कम उसको। जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, वो क्या है? जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है इसे सच मानना, और हम जिन चीज़ों से प्यार करते हैं उन पर काम करना कभी नहीं छोड़ना है। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हम जिस चीज़ को प्यार करते हैं, या जिस सब्जेक्ट या जिस भी विषय को, या जिस टॉपिक को, जिस भी क्षेत्र में हमारी रुचि है, वो उसे पसंद करना या उसे प्यार करते रहना
रेगुलर तरीके से, उससे लगाव करते रहना, उससे गहराई से जानते रहना और उसे कभी ना छोड़ना, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।